प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आज दिनांक है 14 दिसंबर सन 2020 और आज हमें मिली है हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 131। ठीक है बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रिका आधारित है कविता तितली और कली पर। इससे पहले भी आप इस कविता पर आधारित बहुत सी कार्यपत्रिकाएं कर चुके हैं। आइए आज कुछ विशेष जानते हैं दिनांक 14 दिसंबर के बारे में। ये देखिए, क्या आप जानते हैं आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है। बेटा ऊर्जा क्या है, सबसे पहले ये देख लीजिए। ऊर्जा बेटा, जैसे कि आप घर में बिजली का इस्तेमाल करते हैं, बिजली एक तरह की ऊर्जा है। ठीक है, तो इसका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। संरक्षण अर्थात इसकी खपत को कम करना, इसकी बचत करना। ठीक है, तो आज का दिन अर्थात 14 दिसंबर प्रतिवर्ष हमारे देश में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे अर्थात राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच ऊर्जा संसाधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। बेटा ऊर्जा संसाधन कौन कौन से संसाधन हुए? संसाधन बेटा वह सभी चीज़ें जो कि रोज़मर्रा में हमारे काम आती हैं। ठीक है, और ऊर्जा संसाधन वह सभी चीज़ें हुई जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल। ठीक है, और क्योंकि हम इनसे ऊर्जा तो बनाते ही हैं, ऊर्जा लेते भी हैं, और इसी के साथ लकड़ी, कोयला इत्यादि, ये सभी चीज़ें बेटा ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्यारे बच्चों रसोई गैस, ये भी प्राकृतिक गैस का ही एक रूप है जिसका इस्तेमाल हम रसोई गैस के लिए करते हैं। ये भी ऊर्जा का एक साधन ही तो है, संसाधन है। ठीक है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो इन सभी संसाधनों का प्रयोग, चाहे वो पेट्रोल है, वो डीजल है, मिट्टी का तेल है, या प्राकृतिक गैस है, या फिर हमारा कोयला है, या फिर लकड़ियां हैं, इन सभी संसाधनों का इस्तेमाल बेहतर ढंग से करना, इनकी बचत करके चलना, क्योंकि हमेशा के लिए तो पेट्रोल और डीजल धरती पे नहीं रहेंगे। ठीक है, एक समय आएगा बहुत जल्दी, अगले 100 या 200 सालों के भीतर, जब ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, तब ऐसी स्थिति में हम सभी इन ऊर्जा के संसाधनों से वंचित हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति ना आए, जल्दी से जल्दी बाद में आए। ठीक है, तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन सभी संसाधनों का हमें सोच समझ के निश्चित मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं आज के दिन को मनाने का महत्व है ऊर्जा खपत को कम करना। कैसे खपत कम कर सकते हैं हम लोग? बेटा सीधी सी बात है, आप अपने घर में जो बिजली के पंखे या फिर खामा में जो बिजली की ट्यूबलाइट, बल्ब जले छोड़ देते हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी बंद कर दिया करें, कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जितनी कम खपत करेंगे उतने ही कहीं ऊर्जा की बचत होगी, और कहीं उन संसाधनों का जिससे वह बिजली बनाई जा रही है, मान लीजिए कोयले से वो बिजली बनाई जा रही है, ठीक है, पावर प्लांट में, तो फिर उसका भी इस्तेमाल कम ही होगा। तो जितना हम इसकी बचत करेंगे उतना ही संसाधनों की भी बचत होगी। ये देखिए आप, जैसे कि पेट्रोल डीजल को बचाने के लिए आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही अपने दोस्तों के साथ गाड़ी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आप ये देखिए, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। जी हाँ, आज के दिन का महत्व आप अच्छी तरह से जान चुके हैं बच्चों। तो 14 दिसंबर का दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी कार्यपत्रिका की ओर। शब्दों से शब्द मिलाए, आइए कुछ नया बनाएं। प्यारे बच्चों, हमने तितली और कली कविता पढ़ी है। इस कविता में तितली बगीचे में कली कली पर बैठती है। बगीचे को उपवन भी कहा जाता है। जी हाँ बच्चों, आपने देखा ना कि तितली बात करती है कली से कि आओ हमारे संग खेलो, और कली भी तितली की इस प्यार भरे निमंत्रण को सुनकर उसके साथ खेलने के लिए चली जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातचीत बगीचे में हो रही होती है, और बगीचे को हम लोग उपवन भी कहते हैं। तो बगीचे को उपवन भी कहा जाता है। उपवन शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। देखिए, उपवन शब्द को बनाने के लिए दो शब्द लगे, उप जमा वन। जी हाँ, दो शब्द, उप जमा वन, तो ये बन गया उपवन। वन का अर्थ बेटा आपको पता ही है, वन होता है जंगल, जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, शेर, हाथी। ठीक है, ऐसे जानवर जो हैं वे वन के अंदर रहते हैं। श्री राम वनवास में गए थे। ठीक है, आपको पता है 14 वर्ष का उन्होंने वनवास काटा था, 14 साल वो जंगल में रहे थे। ठीक है, तो वन का मतलब आप लोग भली भांति जाते हैं, और उप लगाने से इसका अर्थ विशेष हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ते हैं, यानी कि वन का अर्थ जंगल, यानी कि ऐसी जगह जहाँ एक बहुत बड़े क्षेत्र में पेड़ पौधे फैले हों।
ठीक है। वन के आगे उप लगाने से इसका रूप और अर्थ बदल जाता है और उपवन बन जाता है, जिसका अर्थ है एक ऐसी जगह जहां छोटे से क्षेत्र में ही पेड़ पौधे फैले हों। जी हाँ, छोटा सा ही जंगल। आप किसी बगीचे में जाते हैं तो वहाँ पर इतने बड़े पेड़ या इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ या फिर ऐसे तो जंगली जानवर नहीं होते ना जैसे जंगल में होते हैं, लेकिन नाम में इसके भी वन आता है और उप लगाने से इसका अर्थ और स्वरूप बदल जाते हैं। उप अर्थात छोटे रूप में, ठीक है। तो एक ऐसी जगह है जहाँ एक छोटे से क्षेत्र में ही पेड़ पौधे फैले हों, इसे कहेंगे उपवन। तो वन के आगे उप लगाने से शब्द और अर्थ दोनों ही बदल गए, है ना मज़ेदार। चलिए कुछ और शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। तो बेटा इसी प्रकार से हमें दो शब्दों को जोड़कर कुछ नए शब्द बनाने हैं। ये देखिए प्रश्न 1 आपका यहाँ पर है, केवल यही प्रश्न है आज की कार्यपत्रिका में, बड़ा ही सरल है। इन्हें हम करते चलते हैं और हम आपको वाक्य प्रयोग से भी बताने का प्रयास करेंगे। खुश जमा खबरी, तो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया दोनों को जोड़ के खुश खबरी। तो बेटा खबरी वो होता है जो पुलिस की मदद करता है चोरों को पकड़वाने में, वो खबर ला के देता है, ठीक है। मतलब बताता है पुलिस वालों को कि जी यहाँ पे चोर को मैंने देखा आखिरी बार, यहाँ पे चोर छुपा था, तो वो होता है खबरी। और खुश मतलब जो अच्छी बात हो, तो खुश खबरी का मतलब होता है अच्छी बात, ठीक है। अच्छी खबर को कहा जाता है खुश खबरी, ठीक है, खुश खबरी। तो जैसे कहते हैं ना घर में खुशखबरी हुई है, ठीक, घर में खुशखबरी आई है, प्यारा सा नन्हा सा बच्चा आया है, ठीक है, तो ये वो वाली खुशखबरी आप इसे कह सकते हैं। या फिर खुशखबरी है जी हम पास हो गए रिजल्ट में, पूरे बट्टे में से बट्टे नंबर आए, तो ये वही वाली खुशखबरी है, ठीक है बच्चों। दूसरा शब्दों का जोड़ा देखेंगे, खुश जमा किस्मत। अब खुश जमा किस्मत को आप जोड़ के जब यहाँ लिखेंगे तो बनेगा खुश किस्मत। खुश किस्मत मतलब अच्छी किस्मत वाला, ठीक है। हम सभी खुश किस्मत हैं कि 2020 की इतनी मार झेलने के बाद भी जिंदा हैं, ठीक है बच्चों, वरना कोविड काल के अंदर लोगों पे कितनी यातनाएं आई हैं, आपको पता ही होगा। कितने पब्लिक कितनी परेशान रही है, जनता कितनी परेशान रही है भारत की और दुनिया के हर हिस्से में। तो हम सभी खुशकिस्मत हैं, परमात्मा का धन्यवाद करें, ठीक है, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। यहाँ पर आप खुशकिस्मत लिख देंगे। फिर आगे देखिए, हम जमा शक्ल, हम शक्ल यहाँ पर लिख देंगे, हम जमा शक्ल। शक्ल तो आपको पता ही है, सूरत को कहते हैं शक्ल, और हम मतलब एक जैसी शक्ल। हम शक्ल मतलब एक जैसी शक्ल वाले। तो हम शक्ल होते हैं ना जुड़वा, जैसे जुड़वा होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, उनकी शक्लें आपस में मिलती जुलती हैं, तो उन्हें कहते हैं हम शक्ल हैं भाई, ठीक है। तो अगला शब्द देखते हैं, हम जमा उम्र। हम उम्र यहाँ पे आप दोनों को जोड़ के लिख देंगे, हम उम्र। हम उम्र का क्या अर्थ हुआ, हम उम्र, उम्र तो मतलब हो गई आपकी आयु। मान लीजिए आप अभी 7 साल के हैं, 8 साल के हैं, 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, और हम इसके आगे हम जोड़ने से हम उम्र का मतलब बनता है हम उम्र अर्थात एक जैसी उम्र वाले। तो आपके हम उम्र कौन लोग हैं? जी हाँ, आपके हम उम्र वही लोग हैं जिनके साथ आप अपनी कक्षाओं में खेलते थे, मतलब आपके दोस्त, आपके मित्र, वे सभी आपके हम उम्र हैं। हर कोई आपके, अगर आप 10 साल के हैं तो वो भी 10-11 साल के ही होंगे। ऐसा अंतर नहीं होगा कि आप 10 साल के हैं तो आपके क्लास में जो दूसरा आपका दोस्त पढ़ रहा है वो 40 साल का होगा, ऐसा नहीं होता ना। तो वो आपके हम उम्र हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके हम उम्र का अर्थ। दूसरा देखिए, सहपाठी। तो सहपाठी को जोड़ के आप यहाँ लिखेंगे सहपाठी। सहपाठी का अर्थ क्या हुआ? देखिए, पाठी मतलब पढ़ने वाला, सह मतलब साथ में, तो सहज जोड़ा पाठी के आगे पढ़ने वाले को, तो बना सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाला। तो आपके सहपाठी कौन है? वही जो आपकी कक्षा में पढ़ते हैं, आपके दोस्त, आपके मित्रगण, आपके बंधु, ठीक है, आपकी सहेली, तो वही आपके बेटा सहपाठी भी हैं, ठीक है। सहयात्री, देखिए फिर दोबारा से सह जोड़ दिया, सह मतलब साथ में, अभी बताया था ना ऊपर, पाठी मतलब पढ़ने वाला और सह मतलब साथ में, तो सह मतलब साथ में और यात्री मतलब यात्रा। जो आप किसी शहर पे जाते हैं तो सहयात्री मतलब जो आपके साथ सैर पे जा रहा हो, जो अभी आपके साथ ही यात्रा पर जा रहा हो। मान लीजिए आप अपनी नानी के घर जा रहे हैं, ठीक है, आपका परिवार पूरा आपकी नानी के घर जा रहा है ट्रेन में बैठ के, और आपके ट्रेन में उसी डब्बे के अंदर एक और परिवार है कोई, तो वो और आप सभी सहयात्री हैं, एक साथ जा रहे हैं कहीं पर, ठीक है, तो सहयात्री कहलाएंगे जिनका रास्ता एक होगा। तो सह जमा यात्री, सहयात्री आप यहाँ पर लिख देंगे, कोई समस्या नहीं होगी। ये देखिए, ये बड़ा अच्छा है, ना जमा लायक। लायक, अब बेटा लायक कौन होता है? लायक तो वो होता है जिसके अंदर प्रतिभा होती है, ठीक है।
लायक कोई बच्चा है तो वो लायक बच्चा होगा जो अपने माता पिता का ख्याल रखेगा, जो अपने मम्मी पापा का कहना मानेगा, जो अपने गुरुओं का आदर करेगा, ठीक है, जिसके अंदर अच्छी आदतें भी होंगी, तो वो तो हो गया लायक बच्चा, जो पढ़ता भी होगा और खेलता भी होगा, दोनों काम करता होगा बराबरी से, ठीक है। अब कभी कभी घर वाले कह देते हैं अरे नालायक, नालायक का क्या अर्थ हुआ? ना मतलब बिल्कुल भी नहीं है, लायक, तो जो बिल्कुल भी लायक नहीं होगा उसको कह देते हैं नालायक। तो नालायक आप यहाँ जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। तो नालायक मतलब किसी लायक ही नहीं है, किसी काम का ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया नालायक, तो यहाँ पे आप नालायक जोड़ के लिख देंगे। अंतिम शब्द देखिए, ना जमा समझ। तो बेटा जिसके अंदर जो लायक नहीं था उसे कहा नालायक, और जिसमें समझ नहीं थी इसे कहा ना समझ, ठीक है। वो आपने सुना है कि बचपन में हम ना समझ होते हैं, बड़े होके समझ आ जाती है, ठीक है। बचपन में हम समझ नहीं पाते बड़ी जल्दी, ठीक है, कि मम्मी या पापा हमें कहते हैं कि बाहर जाके मत खेलो, तो हम समझ नहीं पाते, हम कहते हैं अरे ये तो हमारे दुश्मन हैं, हम बाहर जाना चाहते हैं, हमें बाहर नहीं भेज रहे। जबकि वो तो इसलिए चिंतित रहते हैं कि देखो भाई कोरोना फैला हुआ है, बच्चे जितना अच्छा है घर में रहेंगे उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो ये सभी बेटा वाक्य प्रयोग थे। आप इन शब्दों को जोड़ के बिना किसी दिक्कत के यहाँ पर लिख सकते हैं। इन सभी शब्दों को जोड़कर, हमने इन्हें लिख के नहीं दिखाया क्योंकि बड़ा ही सरल था, देख के बस जोड़ के लिखना है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको आज की कार्यपत्रिका का ये है सरलतम प्रश्न बड़े ही आसानी से समझ में आ गया होगा। बस आज की कार्यपत्रिका में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और जय हिंद।